राजा विक्रमादित्य और बोलन राजकुमारी भाभी के तानों से शुरू हुआ एक प्रेम यात्रा। तानों की चुभन उज्जैनी नगरी के सिंहासन पर राजा विक्रमादित्य का राज था। बुद्धिमान, वीर और धर्मप्रिय राजा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनके छोटे भाई विक्रांत उनसे बेहद स्नेह रखते थे। विक्रांत का विवाह हो चुका था और उनकी पत्नी रानी प्रमिला सुंदर व तेजस्विनी थी, लेकिन उसका स्वभाव तीखा और व्यंग्यपूर्ण था। विक्रमादित्य ने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया था। उन्होंने कभी विवाह की इच्छा नहीं जताई, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका जीवन प्रजा की सेवा और धर्म पालन के लिए ही है। लेकिन भाभी प्रमिला को यह बात खटकती थी। हर बार जब परिवार में कोई समारोह होता, भाभी ताना कस देती, राजा है बड़े पर घर में दिया बुझा है। प्रजा की चिंता करते हैं पर राजमहल में कोई रानी नहीं। कौन जाने, रानी आएगी तो ये राजा भी नरम पड़ जाए। ऐसे ताने सुनकर दरबार हंसी से गूंजता, लेकिन विक्रमादित्य चुप रहते। उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, पर मन कहीं चुप जाता। एक दिन भाभी ने कुछ ज्यादा ही कह दिया। लगता है राजा जी को कोई राजकुमारी पसंद ही नहीं करती। तभी तो इतने सालों से अकेले हैं। क्या करें, नसीब ही ऐसा है। उस रात राजा विक्रमादित्य अपने कक्ष में अकेले बैठे रहे। चंद्रमा खिड़की से झांक रहा था और वे सोचने लगे, क्या सच में मैंने कभी प्रेम को नकार दिया? क्या मैं किसी के योग्य नहीं? यही आत्मचिंतन उनका पहला कदम बना एक अप्रत्याशित यात्रा की ओर। अगले ही दिन एक व्यापारी दूर पश्चिम दिशा से उज्जैनी आया। वह राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, मैंने एक राजकुमारी देखी है, बोलन नगरी की राजकुमारी बोलन। वह न केवल अत्यंत रूपवती है, बल्कि उसकी बुद्धिमानी, नीति और वाक्पटुता की मिसाल नहीं। उसने अब तक सभी राजाओं के प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं, क्योंकि उसे कोई योग्य प्रतीत नहीं हुआ। राजा विक्रमादित्य का मन चंचल हुआ। एक जिज्ञासा ने जन्म लिया। रात में उन्होंने अपनी मां से कहा, माता, क्या अब समय नहीं आ गया कि मैं विवाह के विषय में सोचूं? माता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बेटा, यदि तुम्हारा मन तैयार है तो देरी क्यों? भाभी प्रमिला को जब यह समाचार मिला तो वो हंसी। अरे, लगता है मेरे तानों का असर हो ही गया। अब तो देखना, राजा जी घुटनों पर होंगे किसी रानी के आगे। विक्रमादित्य ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मन ही मन उन्होंने प्रण लिया, मैं विवाह करूंगा, पर उस स्त्री से जो वास्तव में मेरी बराबरी की हो, गुण, बुद्धि, साहस और आत्मसम्मान में। उन्होंने तय कर लिया, वे स्वयं बोलन नगरी जाकर राजकुमारी से मिलेंगे। बोलन नगरी पहुंचना सरल नहीं था। उसे 7 पर्वत और 3 नदियां पार कर जाना पड़ता था। परंतु विक्रमादित्य ने कोई राजदूत नहीं भेजा, ना कोई सगाई प्रस्ताव। वे एक सामान्य यात्री के रूप में निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई कठिनाइयां झेलीं। एक जंगल में डाकुओं से भिड़े, एक गांव में महामारी में लोगों की सेवा की और एक नदी में बहती नाव को बचाया। जब वे बोलन नगरी पहुंचे तो उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। उन्होंने सबसे पहले प्रजा से राजकुमारी के बारे में जानना चाहा। लोगों ने बताया, हमारी रानी असाधारण है। उसने राज्यसभा में राज्य चलाने की नीति रची है, जो स्वयं पुरुषों को भी लज्जित करे, लेकिन वह किसी को भी अपने योग्य नहीं मानती। राजा विक्रमादित्य ने महल पहुंचकर स्वयं को एक साधारण विद्वान बताया और रानी से मिलने की विनती की। राजकुमारी बोलन ने उन्हें बुलवाया। उन्होंने प्रवेश करते ही कहा, मैंने सुना है आप एक ज्ञानी हैं, तो मुझे उत्तर दें, अगर प्रेम में तर्क हो तो वह प्रेम नहीं रहता, और अगर प्रेम में तर्क न हो तो वह मूर्खता कहलाता है। फिर प्रेम क्या है? विक्रमादित्य मुस्कराए। प्रेम वही है जो तर्क की सीमा से परे हो, पर मूर्खता की सीमा में न गिरे। प्रेम तब सच्चा होता है जब उसका आधार आदर हो। राजकुमारी चौंकी। इतने वर्षों में पहली बार किसी ने उसे ऐसा उत्तर दिया था। लेकिन वह आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। मैं हर उस व्यक्ति को विवाह का प्रस्ताव देती हूँ जो मेरी 4 चुनौतियां पूरी करे। यदि आप तैयार हैं तो कहिए। राजा बोले, मैं तैयार हूँ। राजकुमारी ने पहली चुनौती दी। इस पुस्तकालय में 50,000 ग्रंथ हैं, पर एक भी शब्द नहीं लिखा। बिना पढ़े जानो कि यह क्या दर्शाता है। राजा ने कुछ देर ध्यान दिया और बोले, यह मौन जान है। यहाँ ग्रंथ नहीं, प्रतीक है। यह दिखाता है कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में होता है। राजकुमारी ने सिर हिलाया। ठीक है, पहला सफल। अगली चुनौती 2 सेविकाएं प्रस्तुत की गई। एक ने चोरी की थी, एक निर्दोष थी। बिना कोई सवाल किए पहचान करो कि कौन दोषी है। राजा ने दोनों को देखा। एक की आंखों में डर था, दूसरी में शर्म। उन्होंने दोषी को पकड़ लिया।
बोलन बोली, बिना शब्द केवल आंखों से सत्य पहचानने वाला योग्य होता है। तीसरी परीक्षा में राजा को एक तालाब में उतरकर एक रत्न निकालना था, लेकिन रत्न का मोह आत्मा को बंदी बना सकता था। राजा ने जल में उतरते ही अपने मन में कहा, यह रत्न मोह है, मैं केवल उद्देश्य से गया हूं। उन्होंने रत्न उठाया और तुरंत छोड़ दिया। तभी एक साधु प्रकट हुआ। मुक्त हुए पुत्र, मोह नहीं किया, यही असली जान। राजकुमारी अब थोड़ी विचलित हुई। त्याग की परीक्षा राजकुमारी ने अंतिम परीक्षा दी। अगर मैं कहूं कि मैं किसी और से विवाह करने जा रही हूं और तुम्हें लौट जाना होगा, तो क्या तुम लौट जाओगे? राजा ने उत्तर दिया, यदि तुम किसी और से विवाह करोगी और प्रसन्न रहोगी, तो मेरा लौट जाना ही मेरा प्रेम होगा। बोलन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने वो अब तक कोई नहीं कह पाया। राजकुमारी बोलन ने सबके सामने घोषणा की, मैं राजा विक्रमादित्य से विवाह करूंगी, जिन्होंने न केवल मेरी परीक्षा पास की, बल्कि मेरे आत्मसम्मान को पहचाना। विवाह का उत्सव 7 दिन तक चला। उज्जैनी और बोलन नगरी एक हो गए। जब विक्रमादित्य अपनी नई रानी के साथ उज्जैनी लौटे, तो भाभी प्रमिला दरबार में खड़ी थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजा जी, लगता है तानों ने काम कर ही दिया। राजा मुस्कुराए और बोले, भाभी, आपके तानों ने मुझे मेरी रानी दिला दी, लेकिन मेरा निर्णय मेरा था, और अब मेरा जीवन भी पूरा हुआ। भाभी कुछ नहीं कह सकी, केवल मुस्कुराकर सिर झुका दिया। राजा विक्रमादित्य और बोलन रानी ने मिलकर एक नया युग रचा, जहां नारी सम्मान सर्वोपरि था और प्रेम केवल पाने का नहीं, समझने और स्वीकारने का नाम था।